नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, प्यारे भाइयों, बिहार के सभी भावी गुरुजनों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी पर। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। बीपीएससी सुपर टेट सेट 6 बाय प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो पेड टेस्ट कराया जा रहा है उनके ऐप पे, वो पेड टेस्ट आपको फ्री कराया जा रहा है सर्विस क्लासेज केजीजी पे। पेड टेस्ट, ऑनलाइन पेड टेस्ट बिल्कुल मुफ्त, गजब डिस्कशन के साथ एकदम कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा साथियों। और अपना तो नारा ही है, शिक्षकता बने कबा। शिक्षकता बने कबा, जैसे यह लड़की आश्चर्य में पड़ गई है, वैसे आप भी इस पूरे वीडियो डिस्कशन को देखने के बाद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको पता है कि हर दिन आपको सर्विस क्लासेस केजीजी पे ऐसे बहुत सारे सेट मिलते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका क्या है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। उसके बाद ये हो गया बिहार स्पेशल जीके, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन कराया गया है। साथ ही साथ संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास 8 घंटे लगातार आपको कराया गया है शिक्षक तो बने के बाद सीरीज के तहत। और ये जो पीडीएफ है, ये डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक का है। ओके, तो सारा कुछ आपको हर दिन दिया जाता है। बरमाला सीरीज के तहत आपको दिया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत खल्लास सीरीज, लगभग 1500 एमसीक्यू। ओके, इन सभी क्लासों को देखिए, अपना खूब सारा प्यार दीजिए और आइए। और आपके पास ये भी अवेलेबल है, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5 सब अवेलेबल है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6। ओके, डिटेल डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह डिस्कशन बहुत कारगर साबित होगा और बहुत लाभ देगा साथियों। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, यह जैसा डिस्कशन मैं करा रहा हूं ऐसा कोई नहीं कराएगा। यह डिटेल डिस्कशन सीरीज है, पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ एकदम खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल है। ओके, कहता है पहला प्रश्न है, जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख में क्या होता है? आपको पता है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को हम लोग क्या कहते थे? जिस रेखा को हम लोग कहते साथियों प्रधान मध्याह्न रेखा, जीएमटी से गुजरती है, ग्रीनविच मीडियन टाइम। और इसी के ठीक अपोजिट, इसी के विपरीत पीछे के साइड होगा 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी के ठीक विपरीत 180 डिग्री तिथि रेखा। कहते हैं जब इसको पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे ही पार कीजिएगा तो एक दिन क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन यहां है कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। जैसे ही वेस्ट से आप ईस्ट जाइएगा, आपका क्या होगा? एक दिन का समय बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक दिन का समय, वेस्ट टू ईस्ट जाइएगा तो एक दिन का समय बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक दिन का समय बढ़ जाएगा साथियों। देखिए, जब कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की पार करता है तो पश्चिम से पूर्व पार करता है, क्या होता है? एक दिन की, एक दिन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है कि एक दिन क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आपको पता है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य महाराज जो है अभी जैसे एकदम भयंकर चमक रहे हैं, तो वो कब चमकते हैं? तो ये आपका भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पर क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा और यहाँ पर 23.5 डिग्री मकर रेखा। और सूरज जो है इसी के पर लंबा चमकता है। यहाँ पर 2 बार चमकता है, एक बार 21 जून, एक बार 22 सितंबर। और यहाँ पर चमकता है 22 दिसंबर को। कब चमकता है? 22 दिसंबर को। और यहाँ कब चमकता है? 21 जून को। ओके, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहां होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ओके साथियों, तो 22 दिसंबर आपका पूरा सही जवाब है। ओके, और 21 जून को कहां होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध। तो ये सब याद रखने वाला चीज है। ठीक है साथियों। कहता है दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शेर किसने कराया था साथियों? शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया था लाल किले का निर्माण। और ये लाल किला पूरा किससा दिखता है? तो लाल लाल दिखता है। किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना है। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई भी समस्या हो तो तुरंत से क्या करना। और आपको पता है कि शाहजहां के काल को क्या कहते? तो मुगल काल का, स्थापत्य काल का, स्थापत्य कला का क्या कहता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। किसे? शाहजहां के काल को। ओके साथियों। और संगमरमर से क्या बना है साथियों? संगमरमर से ताजमहल बना है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुक्ता चलती है। देखिए, पृथ्वी है
और पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा और 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे शांत पेटी है, इसे डोलड्रम की पेटी कहते हैं। यहाँ पर शांत रेखाएं हवाएं चलती है। उसके बाद 30-35 डिग्री सेल्सियस तक, 30 डिग्री अक्षांश तक क्या चलते हैं साथियों, तो व्यापारिक पवनें चलती है। और 30 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में पछुआ पवन चलती है। कौन सी पवन चलती है? पछुआ पवन। तो पश्चिमी यूरोप कहाँ स्थित है? तो ये 30 डिग्री से ऊपर स्थित है, ऐसा यहाँ क्या चलेगा? पछुआ पवन चलेगा। क्या चलेगा साथियों? पछुआ पवन चलेगा। ओके, पश्चिमी यूरोप प्रदेश 40 डिग्री से 65 डिग्री के ऊपर। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, उसका मुख्य उद्गम स्थल क्या है? आपको पता है कि सिंधु जो है ये भारत के पार की नदी है, हिमालय के पार की नदी है। हिमालय के बनने से पहले से शायद यह नदी बनी हुई है और यह नदी जो है अरब सागर में गिरती है और इसका उद्गम स्थल है कैलाश हिमानी। क्या है? कैलाश हिमानी है। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। और ठीक ना, और इसी नदी की बहुत ही सहायक नदी है, जैसे कि रावी, झेलम, ब्यास, तीस्ता। ओके, ये सभी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु अरब सागर में गिरती है और कहां जाकर गिरती है साथियों? तो ये मिथानकोट के पास तो बहुत सारी नदी, और ये जो है कहां पे गिरती है? तो पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, वही के बाद ये क्या करते हैं? सब गिरती है। पौधे की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? मतलब अच्छी मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी पौधे की उपज के लिए कौन सी होती है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या उपरोक्त में से कोई? तो जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी और मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी 1 नंबर में होगा, दूसरे नंबर में लाल मिट्टी, तीसरे में काली, चौथे में लेटराइट, 5वें में पर्वतीय, 6वें में मरुस्थलीय, 7वें में लवणीय और 8वें में जैविक या पीट मिट्टी होती है। ओके साथियों, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? आपका दोमट मिट्टी। ठीक, पता है दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? ये आपका प्यारा भारत है और यहाँ अरब सागर से मानसून की शाखाएं आती है और 2 शाखाएं आती है, एक इधर से भी आती है। ओके, तो ये दक्षिण से किधर चल रही है? पश्चिम की ओर चल रही है। दक्षिण से किधर चल रही है? पश्चिम की ओर, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और यह कब आती है? तो 1 जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक। तो यहाँ जून नहीं है, तैयारी की क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है? जून से लेकर सितंबर के बीच चलती है। और आपको बताइए थे कि इसको अट्रैक्ट कौन करता है? तो इस तरह से पृथ्वी है, तो पृथ्वी के यहाँ पर क्या है? ITCZ का निर्माण हो जाता है। ITCZ का निर्माण हो जाता है, जो कि क्या करते हैं? मानसूनी हवा को अट्रैक्ट करते हैं। किस जनगणना में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक किसमें हुई थी साथियों? तो आपको पता है कि जनसंख्या, भारत में जनसंख्या का गणना सर्वप्रथम स्टार्ट कौन किया था? तो लॉर्ड मियो। कौन किया था? लॉर्ड मियो किया था। कब? 1871 में। लेकिन नियमित जनगणना किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 से। लेकिन 1921 का काल ऐसा आया था जिस समय भारत की जनसंख्या में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी, क्योंकि भारत जो प्रथम विश्व युद्ध में है, बहुत सारे भारतीय सैनिक भी क्या कर रहे थे? भाग ले रहे थे। और इस समय भारत की जो जनसंख्या है, अगर कोई आपसे पूछ दे इस समय कितनी थी, तो 225.09 मिलियन थी। मतलब वही मात्र 2.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या रह गई थी। ओके साथियों, कहता निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर। ओके, सतलज नदी राकस ताल झील से निकलती है, आप लोग जानते ही है, राकस ताल झील। ओके, उसके बाद सराल परियोजना चेनाब नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना भी चेनाब नदी पर है। ओके, और दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर है। ये गलत है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। और ये भारत की सबसे पहली परियोजना है जो कि यांगसी नदी के अमेरिका से कॉपी करके लाया गया था और 1948 में इस परियोजना पर कार्य स्टार्ट हो गया था। और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, जो भारत की क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है साथियों? तो हीराकुंड बांध। ओके, तो यहां तक हमको कोई समस्या आपको नहीं होगा। चलिए आगे चला जाए, बिल्कुल चला जाए। और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ओके, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। ओके, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार का थीम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस बार का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक ना, हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का क्या था? थीम था। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है साथियों? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस। ओके, और कहता निम्नलिखित में से निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है?
चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या है? प्राग है, सही है साथियों। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, सही है, ओके। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है, क्या है? अदिस अबाबा, तो ये क्या है? गलत है, अब से गलत पूछ रहा था। और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ये भी सही है, ठीक है ना साथियों। और कहेगा सूबा किसकी राजधानी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है सूबा। सूबा किसकी राजधानी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है, ओके साथियों। कहता उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? उपनिषदों की विषय वस्तु है साथियों दर्शन। क्या है? दर्शन है उपनिषदों की विषय वस्तु। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, ओके। पुराणों की संख्या 18 है। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम जाना जाता है? शाक्य मुनि, या ये तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को, ठीक है ना साथियों। और गौतम बुद्ध का जन्म तो आपको पता है कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। शंकराचार्य ने क्या किया था? तो 4 मठ की स्थापना की थी। और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? कहता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या आया था? भारत आया था, ओके, कोई दिक्कत नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और आपको पता है कि फाहियान जो है चीनी यात्री था, ओके। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इसने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के शासनों का वर्णन किया था। और कब से आया था? तो 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक ये कहा रहा था? भारत में रहा था। कौन? फाहियान। समुद्रगुप्त के बारे में पता ही है कि यह बीना बजाने वाला व्यक्ति था। और इसी का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पता है कि इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। और इनके इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे चाणक्य, ओके। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त, ओके। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी का नाम क्या होता था? तो राजस्व अधिकारी का जो नाम होता था वो होता था समाहर्ता। क्या होता था? समाहर्ता होता था। मौर्य प्रशासन के प्रबंध में प्रमुख अधिकारी थे पुरोहित। अब कहता है पुरोहित का काम क्या था? तो ये कुछ लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। पुरोहित, तो पुरोहित क्या करता था? धर्म एवं दान विभाग का काम। उसके बाद दैवारिक क्या करता था? तो राजकीय द्वार का रक्षक कौन होता था? दैवारिक। दैवारिक क्या होता था? राजकीय द्वार का दर्शक। उसके बाद समाहर्ता है संग्रहित। और सानिधाता क्या होता था? तो ये सानिधाता जो है राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। किसका अध्यक्ष होता था? तो राजकीय कोष का अध्यक्ष, ओके। और उसके बाद क्या है साथियों? प्रशस्ता। तो प्रशस्ता जो है राजकीय कागजातों को देखता था। प्रशस्ता राजकीय कागजातों गौर पर और अंतपाल, ठीक ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन, ठीक। मौर्य प्रशासन से एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि मौर्य प्रशासन बिहार का ही एक भाग था। निम्न से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो आपको पहले ही बताया समुद्रगुप्त। ये क्या बजाता था? बीना बजाता था, ओके। बीना बजाते हुए इसका सिक्के पर इसका अंकन भी है, सही, ठीक ना। और समुद्रगुप्त को ये क्या कहा जाता है साथियों? तो इसे कविराज की भी उपाधि दी जाती है। और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को, ओके। चोल शासक का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। और चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विजयालय, ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल और चोल प्रथम, ठीक है ना साथियों। कहता है तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो कि नंगरा था, ये भारत पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करके ये चाहता है कि भारत को क्या करे? भयंकर नुकसान पहुंचाए। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण है ये किसके समय में होता है? 1398 ईस्वी में होता है। किसके? 1398 ईस्वी में। और इस समय सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था तो सुल्तान कौन था साथियों? तो सुल्तान था नसरुद्दीन मोहम्मद, दिन महमूद, ठीक है ना। महमूद या मोहम्मद, तो ये क्या था? सुल्तान था। कब? और 1526 में क्या हुआ था साथियों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ओके। और 1442 में क्या हुआ था? तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तैमूर लंग 1398 ईस्वी में आए थे। और इस समय सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन रहा? तो देखिए शेर शाह का शासन काल 1540 से लेकर
ओके 1545 तक रहा। और इस दोनों के बीच में कौन रहते हैं, तो हुमायूं ही क्या रहता है, शासक रहता है। तो हुमायूं के अलावा कोई और ताता नहीं है। शेर शाह के मरने के बाद हुमायूं की मृत्यु होती है, तो इसका जवाब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, तो आपको फंसाने के लिए दिया गया एक बहुत ही षड्यंत्र वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। शिवाजी की राजधानी थी साथियों, तो शिवाजी की राजधानी कहां थी, रायगढ़ थी। और शिवाजी और औरंगजेब के बीच में विवाद को लेकर मैंने अपने चैनल पर एक भयंकर वीडियो बनाया है, जिसमें आपको शिवाजी और औरंगजेब की पूरी कहानी बताया हूं, मैं पूरा डिटेल के साथ बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और शिवाजी ने 1627 में इस दुर्ग को जीता था। शिव ने 1627 में शिवनेर दुर्ग को जीतने के साथ शिवाजी के अभियान की शुरुआत होती है। ओके, और 1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक किले को जीता था। और इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। ओके साथियों, और शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि से अपना राज्याभिषेक कब किया था, 1674 में करवाया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आपको ये भी पूरा डिटेल से हम करा ही दिए हैं कि सबसे पहले आपका पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली के बाद डच आया था, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। ये 1600 ईस्वी में आया था और ये 1608 में आया था, ठीक ना। और ये 1664 में आया था, ठीक। ये सब गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है स्वर्ण सिंह भाखना के द्वारा कहां किया गया था साथियों, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा। एक्चुअली में क्या है कि सैन फ्रांसिस्को में ये लोग गदर नाम की एक पत्रिका निकालते थे, और जो पत्रिका इतनी फेमस हो गई जिसके बाद इसका नाम क्या हो गया, गदर पार्टी पड़ गया। ओके, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। कहां, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्वर्ण सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने किया था। लेकिन यहाँ स्वर्ण सिंह भाखना एग्जाम नहीं है, तो हम लोग लाला हरदयाल को टिक करेंगे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको तो इनके बारे में क्या बताए, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम मातरम वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत जो है सन्यासी विद्रोह के दौरान लिखा था, और जब बंगाल विद्रोह के दौरान यह गीत क्या था, आम जनमानस का गीत बन चुका था। ओके, और यह गीत सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सियानी जी कर रहे थे, ठीक ना। और ये जो गीत है ये कहां से लिया गया था, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। कहां से, आनंद मठ से लिया गया। ओके साथियों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, और कहते 26 जुलाई 1876 को, कब, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस संस्था का क्या किया था, स्थापना किया था। और इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य एकमात्र था कि भारतीय स्वतंत्रता में योगदान देना और दलितों और शोषितों के लिए कल्याण के लिए कार्य करना, ठीक ना। दादा भाई नेहरू जो है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय नापने का काम किया था। महादेव गोविंद रानाडे को सुकरात कहा जाता है, कहां का, तो महाराष्ट्र का। और मोतीलाल नेहरू जो है ये चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1927 में क्या करते, स्वराज पार्टी की गठन करते। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने में हुआ, आपको पता है कि 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त महीने को स्टार्ट हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी आंदोलन था, और इसके बाद भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। ओके, ठीक ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत आपको पता है कि 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। कहां से, 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। और इस आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तो बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों को गोली मारकर खुद फांसी पर झूलने वाले कौन साथियों, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। कहता भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के चार्टर एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। और कहां हुआ था साथियों, तो कोलकाता में हुआ था। और इसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो सर एलिजा एम्पे। कहां हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे इसकी क्या थी, मुख्य न्यायाधीश थी। और साथ ही 2 और न्यायाधीश भी थे, चेम्बर्स और लिम्बस्टन। कौन थे, चेम्बर्स और लिम्बस्टर्स। ओके साथियों, और इसी समय वारेन हेस्टिंग जो है लॉर्ड एलिजाबेथ के साथ, जो है एलिजा एम्पे के साथ क्या करता है, तो 60 करके बहुत बेगुनाह को भी
फांसी चढ़वा देता है। इस वजह से फिर क्या किया जाता है, उस पर महाभियोग चलाया जाता है हमारे नजदीक पर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? आपको पता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो गणतंत्र है, संघीय है और संसदीय है। और भारत ने जो है गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष चुना होगा। संघीय का मतलब जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, और संसद जहां संसद के द्वारा कानून बनता है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का योजना जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और कैबिनेट मिशन का हिंदी नाम क्या है साथियों? तो मंत्रिमंडलीय मिशन है। और कब किया गया था? तो 24 मार्च 1946 को किया गया था। ठीक है साथियों। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, जो कि विफल हो गया था। गांधी जिसमें भाग नहीं लिए थे। श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में आया था। ओके। और बेबल योजना भी 1942 में आया था। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? तो राज्य का नीति निर्देशक कहाँ है साथियों? तो भाग 4 में है। भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। ओके साथियों। और इसमें क्या है, तो ये न्याय योग नहीं है, ये न्याय योग नहीं है, मतलब वादनीय नहीं है, ये अवादनीय है। और ये सरकार के मंशा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सरकार के मंशा पर निर्भर करता है कि सरकारें क्या करे, नीति निर्देशक तत्व को लागू करे या नहीं करे। ठीक ना। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44, जिसमें समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा गया है। समान नागरिक संहिता, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर अभी भयंकर विवाद उठा हुआ है। कर्नाटक में भी बीजेपी का ये क्या था, एक चुनावी मुद्दा था। और उत्तराखंड में यह मुद्दा क्या कर रहा है, बीजेपी इसको भुना रहा है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत कौन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अगर अध्यक्ष और कहता है संसद के जो संयुक्त अधिवेशन, इसमें भाग कौन नहीं लेता है? सभापति। राज्यसभा का सभापति इसमें भाग नहीं लेता है। जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो राज्यसभा का सभापति अपने घर में खाना खाकर सोया हुआ होगा। ओके साथियों। ठीक। कहता है, अगला सवाल देखा जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा, आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 24 मार्च 1977 को जयप्रकाश नारायण का आंदोलन के बाद हुआ था। और इसमें जो है आपके बिल्कुल सही। और इसमें जो है मोरारजी देसाई आपके क्या बने थे? तो मोरारजी देसाई जो है आपके बने थे, वही जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्र विधानसभा हो या केंद्र विधानसभा हो, केंद्र का लोकसभा हो, सबका चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है, यानी कि चुनाव आयुक्त कराता है। और चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 324 में है। कब है? किसमें है? 324 में है साथियों, चुनाव आयोग का प्रावधान। और भाग किसमें है? तो भाग 15 में है। किसमें है? भाग 15 में है। और अभी वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ओके। तो ये सब डिटेल आपको हम ही कराते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कहता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने, त्रिस्तरीय। और द्विस्तरीय का सुझाव दिया था अशोक मेहता। और के संस्थानम समिति के कहने पर क्या हुआ था साथियों? तो सीबीआई और सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों। कोई भी समस्या होने पर आप लोग हमके कमेंट कीजिएगा, हम उसका सटीक निवारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। अशोक मेहता समिति ने 1977 में तथा 1978 में क्या क्या था सुझाव दिया था। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। ओके साथियों। और दबाव समूह क्या होता है? तो ही जैसे आरएसएस हो गया, जैसे भारतीय किसान यूनियन हो गया, ये सब क्या है? दबाव समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा राज्य नहीं है? तो राज्य का मतलब क्या है? राज्य होने के लिए किसी भी चीज के पास 4 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? 4 चीजें होनी चाहिए। संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। और राजस्थान के पास क्या है? तो अपना संप्रभुता नहीं है। राजस्थान विदेशी मुद्दे पर वार्तालाप नहीं कर सकता, वो भारत सरकार करेगी। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताए थे स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कौन किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और इसके सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ओके। और इस अधिवेशन का जो है
तो मेन काम क्या था, तो काउंसिल में प्रवेश था। ओके, और 1922 में जो है गया में क्या हुआ था, बिहार के गया में अधिवेशन हुआ था, जहां पर चित्तरंजन दास ने यह प्रस्ताव रखा कि हम लोग जो है कि क्या हो रहा है, तो हम लोग भाग लेंगे। तो जब कांग्रेसियों ने इनका नहीं माना तो इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया और एक स्वराज पार्टी का स्थापना। एकल बैंकिंग प्रणाली की बड़ी लोकप्रिय है। देखिए, एकल बैंकिंग प्रणाली का मतलब क्या होता है, जहां छोटे छोटे बैंक हर प्रांत में अलग अलग खुला हुआ है और उसका कोई बहुत बड़ा बैंक नहीं है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, लागू है एकल बैंकिंग प्रणाली, और भारत में क्या है, बहु बैंकिंग प्रणाली है। एक ही बैंक है, जैसे एसबीआई है, तो पूरे भारत में उसने क्या किया, अपना ब्रांच खोल रखा है। ओके साथियों, कहता है नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। ओके, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और किस समिति की संस्तुति पर हुई थी, तो शिव रमन समिति की संस्तुति पर। किस समिति की संस्तुति पर, शिव रमन समिति की संस्तुति पर हुआ था। ठीक, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा आपको पता है कि कैसा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ओके, कहता है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है, तो काली मुद्रा किसे कहते हैं, मतलब ब्लैक मनी। तो यह वह आय है जिस पर कर का बंधन नहीं, मतलब जो जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, टैक्स से चोरी कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। और जब मोदी जी आए थे तो क्या बोले थे कि 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जाएगा। वो कहां से बोले थे, तही ब्लैक मनी से। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहां हुई है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई है। कहां से हुई है, ऑस्ट्रेलिया से हुई है साथियों। और अभी ऑस्ट्रेलिया ही क्या जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ही टेस्ट चैंपियनशिप को जीत गया है। टेस्ट चैंपियनशिप को कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार थे पंडित रविशंकर। कौन थे, पंडित रविशंकर जी थे भारत रत्न पाने वाले पहले। और दूसरे, उसके बाद लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न मिला था। ओके, और इनके साथ एक और व्यक्ति को मिला था, उसका नाम था साथियों बिस्मिल्लाह खां। केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो केली गोपाल असम की लोक नृत्य शैली है। कहां की है, असम की है। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, यह जो है ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, विवेकानंद आपको पता ही है कि 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है साथियों। ओके, बरी को, ठीक है ना साथियों। और इन्हीं को विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब वैसा क्षेत्र जहां जनसंख्या क्या है, विरल नहीं सघन है, खूब लोग रहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, भारत का विशालतम भाषाई समूह में से है भारतीय आर्य, भारत का विशालतम। ऑलिवियल रेडले प्रजाति के कछुओं के अंडे देने की पसंदीदा स्थान के रूप में प्रसिद्ध भीतरकनिका सेंचुरी कहां स्थित है, ओडिशा में। भीतरकनिका सेंचुरी कहां से स्थित है साथियों, ओडिशा में स्थित है। ओके, और सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी कहां है, उड़ीसा में। भीतरकनिका भी कहां, उड़ीसा में। कर्नाटक में क्या है, बांदीपुर है। तमिलनाडु में क्या है, पेरियार है। और गोवा में क्या है, तो महावीर भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां है, गोवा में। इनमें से कौन सा युग्म सत्य नहीं है, शिव कुमार संतूर वादन सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन सही है, लेकिन बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां सही नहीं है। ये क्या बजाते थे, शहनाई। हाँ, वही जो आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा तो आप लोग के भी क्या होगा, सर पे सेहरा सजेगा, बारातें सजेगी, घोड़ी पर चढ़ोगे और शहनाई वादन होगा। कहता सूची 1 का सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर में है। ब्लैक पोडोगा का मंदिर कहाँ है, कोणार्क में है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है, हैदराबाद में। अरविंद आश्रम कहाँ है, पुडुचेरी में है। तो इस तरह से क्या है, सही सुमेलित हो गया। ओके, इस तरह से आपका देखा जाए सही जवाब क्या था, ए था। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य किसका है, राइबोसोम।
राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। लाल रुधिर कण तथा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइक्रोकोन्ड्रिया को प्रोटीन का शक्ति केंद्र कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं, हत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ। ओके साथियों, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, या फिर जब गतिशील बस अचानक और खड़ा बस जब अचानक चल पड़ता है तो भी हम क्या होते हैं? पीछे मुड़ जाते हैं, गिरने लगते हैं। यह सब किसके वजह से होता है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम की वजह से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम कौन दिया था साथियों? तो गैलीलियो। कौन दिया था? गैलीलियो। ओके, गैलीलियो ने दिया था। ओके, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त काली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो काली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करेगा साथियों, कौन करेगा? CaCO3 करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग चूना भी कहते हैं। ओके साथियों, तो यही क्या करता है आपका? काली चूना बनाने के लिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? वो आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया था। कौन था? साइनोबैक्टीरिया प्रथम जीव था जो क्या कर रहा था? पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण में काम कर रहा था। कहता निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। और 46 गुणसूत्र में क्या होता है साथियों? और लेकिन 21 जोड़ियां ऑटोपस होते हैं, तो ये गलत है। 21 जोड़ियां नहीं साथियों, 21 जोड़ियां से ज्यादा क्या होता है? ऑटोपस होता है। ओके, तो 2 जोड़ियां होता है, 4 वाला गलती हो गया। डीएनए 2 अणु सफेद सीढ़ियों की तरह दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशों से बने होते हैं। ये क्या है? सही है। और इस तरह से रहता है। और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल की खोज है, ये किसने किया था? तो ये क्या था? वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ओके साथियों, कहता अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली अनुसार विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। और एम्पियर को किस क्रम में जोड़ा जाता है साथियों? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कुलम्ब किसका मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक क्या है? कुलम्ब है। ओके, जूल किसका मात्रक है साथियों? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। वाट किसका मात्रक है साथियों? तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ओके, और आपको पता है कि कुल कितनी भौतिक राशि है जो कि आधारी राशि कहलाती है? तो कुल 7 भौतिक राशि हैं जो आधारी राशि कहलाती है। जिनमें में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? मतलब आघात वर्धनीय का मतलब क्या है? जो जिसको पीट पीट कर आप लोग जिसका पतली चादर नहीं बना सकते। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है आघात वर्धनीय नहीं होगा, इसे पीट पीट कर पतली चादर के रूप में फैलाया नहीं जा सकता है। जिनमें से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्रेस्टे ने। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था। और एंटोनियो लेवोजियर को क्या कहा जाता है? आधुनिक आधुनिक रसायन का पिता क्या किसे कहा जाता है? एंटोनियो। और चार्ल्स का नियम क्या था साथियों? तो चार्ल्स का नियम था स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुपाती होता है। और ग्राहम ने गैसीय विसरण का नियम दिया था। और बॉयल का नियम स्थिर ताप पर। बॉयल का नियम क्या है? तो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आयतन, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने कहा था? बॉयल ने। ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करते हैं? ध्वनि, जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको हम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? हम आपको क्या कर रहे हैं भाई? अपना ध्वनि से बता रहे हैं। तो ध्वनि महेंद्र सिंह ध्वनि नहीं, ये आवृत्ति वाली ध्वनि है। ये किससे होता है? आवृत्ति से। जिसकी आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति। और कहता है ध्वनि का पिच, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका पिच लो होगा। जैसे कि लड़कियों का आवाज क्या होता है? आवृत्ति कम होती है लड़कियों का। ओके, इसलिए उसकी आवाज पतली होती है। निम्नलिखित उसमें सही उत्तर का साथ मिलान कीजिए। सही उत्तर क्या है साथियों? तो कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल।
ओके। उसके बाद बैटरी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में। शक्ति का मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है। और माइक्रोफोन क्या है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्योंकि अभी हम माइक्रोफोन की मदद से तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अतः आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, अतः आपका सही जवाब होगा एक का डी, इसका डी। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन, निषेचन कहां होता है साथियों, तो इस तरह से आपको पता है कि यहां पर क्या होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब है और निषेचन की क्रिया आई होती है फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। तो फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है और इसके बाद बनता है क्या है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। कहता है पीतल निम्न में से किससे बनी होते हैं, तो पीतल के लिए ट्रिक याद रखिए पिताजी, तो तांबा और जस्ता का बना होता है। किसका, तांबा और जस्ता का पीतल बना होता है। एक गोलिया दर्पण के परिवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो गोलिया दर्पण का जैसे ये है, इसके परिवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु है, इसे क्या कहेंगे, तो इसे पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। पोल मतलब क्या है, ध्रुव कहेंगे, ध्रुव। ओके साथियों। न्यूलैंड के अष्टक नियम, देखिए न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, तो अष्टक नियम दिया था। और अष्टक नियम के समय कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, इसके समय कुल 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 8 गुना 7 56। इस तरह से याद रखिएगा, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया तो यानी कि तत्वें जो होगी वो 8 के मल्टीपल में ही होगी। और 8 के मल्टीपल में यहाँ एक ही ऑप्शन है 56। अतः हमारा सही जवाब क्या होगा, 56 होगा। ओके साथियों, मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए होंगे। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है साथियों, तो प्राथमिक वृद्धि के लिए देखिए लंबवत विभोज उत्तक नाम का कोई वो विभोज उत्तक होता ही नहीं, बाकी सब होता है। पार्श्व होता है, अंतर्विष्ट होता है, शीर्ष होता है, और इन सभी के द्वारा क्या होता है, पौधे में वृद्धि होती है। किस परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र का द्वारा दर्शाया जाता है, 2n² के द्वारा दर्शाया। निम्न में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है, तो बायोगैस का घटक नहीं है। देखिए बायोगैस में सर्वाधिक 75% क्या होता है, मीथेन। और जो नहीं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस में होगा साथियों, तो फिर बायोगैस से हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे, सीधे राम नाम सत्य हो जाएंगे, ठीक है ना साथियों। लुइनेट के अष्टक नियम में निम्न में से कौन से तत्व का अंतिम तत्व था, देखिए प्रथम तत्व क्या था, हाइड्रोजन था। ओके। और अंतिम तत्व जो था ये थोरियम था। अंतिम तत्व क्या था, तो थोरियम था साथियों। और न्यूलैंड के समय कुल कितने तत्वों का खोज हुआ था, तभी आपको कराया है 56। और न्यूलैंड ने क्या दिया था साथियों, अष्टक नियम। सबसे पहले सजाने का काम कौन किया था, तो डोबेनियर ने किया था। डोबेनियर ने क्या दिया था साथियों, त्रिक नियम दिया था, ठीक है। कहता है दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम का रूप देता है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, सांस लेने को नियंत्रित करने वाला भाग है साथियों मेडुला। मेडुला ऑब्लेंगाटा जो है सांस लेने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्योंकि जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं को वही नियंत्रित करता है। कौन सी क्रिया, अनैच्छिक क्रियाएं। ओके। और सांस लेना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। अगर इच्छा के अनुसार सांस लेते तो कभी कभी हम लोग क्या करते, सांस रोक कर आराम से सो जाते। आप देख रहे हैं साथियों बीपीएससी सुपर टेट 6 स्टेट का सेट नंबर 6 द प्लेटफॉर्म एजुकेशन का फ्री टेस्ट। परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो परवल अम्ल किसे कहते हैं, वैसा अम्ल जो क्या हो, परवल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और अधातु कार्बन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, सही है। ओके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परवल एसिड है, सही है। अम्ल का रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है, ये क्या है, स्वाद नमकीन नहीं होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। यही आपका क्या है, गलत है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब के लेखक या लेखिका कौन है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब की लेखक और लेखिका है सुधा मूर्ति। कौन है, सुधा मूर्ति है। द मैजिक, सुधा मूर्ति की अन्य किताब है द मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल, वाइज एंड अदरवाइज, ए सॉल्यूशन, सल्यूट टू लाइफ, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, देयर एंड एवरीवेयर। ये सब क्या है, सुधा मूर्ति की प्रसिद्ध पुस्तक है। तस्लीमा नसरीन की प्रसिद्ध पुस्तक है लज्जा। दिसंबर 2022 में पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र को स्थित करने वाला देश का पहला विधानसभा कौन बन गया है, ये बन गया है साथियों धर्मदास। कौन बन गया, धर्मदास बन गया है। और धर्मदास कहां का है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के निर्वाचन क्षेत्र धर्मदास ने भारत में पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र का स्थान हासिल किया, जो देश में पहला है, केरल देश का। कहता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है कि भयंकर सुनामी कब आया था, भयंकर सुनामी आया था 5 नवंबर 2004 को।
इसीलिए 2004 को क्या मनाया जाता है, तभी से दिसंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ओके, और सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल प्रलय। निम्न में से कौन सा देश, अच्छा, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का आयोजन भारत में कहां किया गया? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया साथियों। ओके, निम्न में से कौन सा देश IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? यह देश है आपका प्यारा भारत। प्यारा भारत आपका क्या करेगा? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। हर घर गंगा जल परियोजना शुभारंभ किया निम्नलिखित में से किस राज्य ने? तो ये तो बिहार राज्य की क्या है, महत्वाकांक्षी परियोजना है कि आपको पोस्टल के माध्यम से हर घर गंगा जल दे। किस राज्य के जग्गा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो जग्गा मिशन किस राज्य का है? ओडिशा का। ओडिशा का जग्गा मिशन ने क्या किया है? UN हैबिटेट में क्या किया है, तो जीता है, कौन सा? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। और 2724 मलिन बस्तियों में 100% घरों को पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने का काम किया है कौन? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। जनवरी 2023 में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह है साथियों UAE के साथ। किसके साथ? UAE। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE प्रधानमंत्री मोदी की वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के तहत भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ने के लिए क्या किया? ये नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, अब आइए मैथ और रीजनिंग का सवाल होगा, उसको भी हम लोग डिटेल के साथ करेंगे। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, ओके, और क्या कहता है टाइगर वुड्स किस से संबंधित है? ये सभी गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। आइए अगला सवाल है साथियों, कहता है क्या चीज? टाइगर वुड्स के एक कार एक निश्चित दूरी को, मैथ स्टार्ट हो गया साथियों, धमाकेदार मैथ की क्लास। एक कार एक निश्चित दूरी को, एक तिहाई दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तो क्या है? देखिए आपको पास पता है, जब d क्या रहता है? सेम रहता है, तो आपको फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस y। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कार एक निश्चित दूरी का एक तिहाई 1/3 क्या करता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बच गया साथियों? 2/3। तो 2/3 किसके? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d/3 × 30 बराबर 2d/ कितना हो जाएगा साथियों? 3 × 20 प्लस, अब बराबर में हमको कितना घंटा लगा? 4 घंटा। यानी क्या होगा यहाँ? d/90 और प्लस क्या होगा? d/30। ओके, बराबर 4। अब यहाँ 90 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 तो d प्लस 33 3d बराबर 90 × 4, उसके 4d बराबर कितना होगा? तो 360, और d का मान कितना हो जाएगा? 360/4, यानी कि काटेंगे तो कितना आएगा? 90 किलोमीटर। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है ना? d बटे, तो इस तरह से अधिक किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया, और उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत देखिए, तो आपको पता है कि हानि कब होता है? तो जब CP ग्रेटर देन SP हो, और यहाँ वही है CP ग्रेटर देन SP है, तो हानि कितना हो रहा है? तो 2500 माइनस क्या करना है आपको? 2375 करना है, ठीक है ना? जैसे ही आप माइनस कीजिएगा, आपका माइनस कितना आएगा साथियों? 125। अब 125 का हानि होगा कितने पर? 2500 पर होगा। गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे, 2 0 कट जाएगा, 25 से 25 बचे, कितना परसेंट की हानि होगी साथियों? 5% की क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, कितना है? 1200 रुपया है, और दुकानदार ने ग्राहक को 10% और 15%, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1200 गुना 10/100 और गुना 5/100 कर्मिक देता है, इसलिए AB का फॉर्मूला यहां नहीं लग सकता है। और जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही जवाब आ जाएगा, कितना आएगा साथियों? तो हमारा सही जवाब आएगा 1026। कितना आएगा? 1026। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है? 1/4 भरा हुआ है, और इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4। अब 10 कप डालने पर 3/4, यानी कि 10 कप का मान कितना है? तो 2/4 बराबर कितना है? 10 कप, यानी कि 2 बराबर कितना होगा? 10 चौका 40, यानी कि 1 का मान कितना होगा? 20 लीटर। तो इसका बर्तन में पानी की कुल मात्रा कितनी है साथियों? 20 लीटर है। कोई समस्या नहीं। ओके, आप लोग चाहे तो इसको x मानकर भी बना सकते हैं। यदि 7, 12 और 21 और x समानुपात है, मतलब 7/12 समानुपात क्या होगा? 21 समानुपात x। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंट बराबर प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है?
तो ये दोनों को 7 गुना, तो इससे 7 से इसको काट दीजिए, 7 या 21 और 12 या 36, तो हमारा सही जवाब कितना होगा? 36 होगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंट होता है समानुपात में, ये आप लोग जानते ही होंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 7/12 बराबर 21 बटे क्या चीज एक्स, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 21 गुना 12/7 बराबर एक्स, अब काट दीजिए, 7 या 21 12 या 36। ओके, एक बेलन का आयतन क्या है? एक बेलन का आयतन क्या है? 2 पाई आर एच। एक बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसका मान कितना है? 256 पाई है। तो 256 पाई है, तो यहां देखिए पाई से पाई तो हम काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बच गया क्या चीज? आर स्क्वायर बटे एच, और कहता है आर की मान कितना? 8 सेंटीमीटर, तो 256 बटे आर का मान कितना? 8 गुना 8 8 64, 8 से इसको काट देंगे, 8 या 24, बच गया कितना? 1 8 दूना 16, फिर 800 800 का 32, तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर। यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 7 और इतना है, तो देखिए ये क्या है? ये है एचसीएफ और ये है एलसीएम, और आपको पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। तो कहता है दोनों संख्या को गुणनफल क्या होगा? तो दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि क्या होगा? 7 5 45 के 5 और यूनिट, और 7 चौक 28 28 4 29 30 31 32 32 के 2, तो यहाँ क्या आना चाहिए? तो इस तरह से कितना होगा इसका सही जवाब? गुना कीजिएगा 1715 होगा। ओके, अब देखिए कहता है 1.0201 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये रूट के अंदर है, तो ऐसे भी इसका कर सकते हैं, रूट का मान है तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 0.201। देखिए यहाँ तो यहाँ से ऐसे जोड़ा लगता है, पहले तो एक एक लग जाएगा, तो एक आ जाएगा, फिर अपना एक एक यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ ही कट गया, यहाँ एक हो तो अपने मन से उतरता है, दूसरा उतारने के लिए यहाँ 0 घुस देना होगा, 1 0, और फिर यहाँ क्या होगा? 0 1, तो फिर यहाँ एक बार हम लगाएंगे तो कट जाएगा 201, तो यहाँ कितना होगा? तो यहाँ कितने अंक के बाद डेसिमल है? 4, तो यहाँ कितने अंक के बाद होगा? 2, तो ये हमारा क्या होगा? सही जवाब। ओके साथियों, कहता है एक प्लॉट को 1,95,000, कहता है वंस 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 19 लाख 50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। मतलब अगर 80 रुपये इसको, यानी कि क्या है? 80% बराबर कितना दिया हुआ है? 19,50,000, ठीक है ना। कहता है 20% का लाभ कमाने के लिए, मतलब क्या है? 120% बराबर, तो क्या होगा? 19,50,000 बटे 80 गुना 120। आप इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या आएगा साथियों? 2,92,000 29,25,000 आ जाएगा, ठीक है ना साथियों। कहता है जोन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। इसका देखिए जब दूरी सेम रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है? 2xy बटे एक्स प्लस वाई। हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 गुना 30 गुना 60 बटे 30 गुना प्लस 60, क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 30 गुना 60 बटे 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, यानी गुना कर दीजिए, 6 18 18 दूना 36 36 360 बटे 90, 0 0 काट दीजिए, 9 चौका 36, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल। 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। किसकी धारिता ज्ञात करना है? गोलाकार पात्र की धारिता। तो पात्र की धारिता क्या होती है? 4 पाई आर क्यू। गोलाकार पात्र की धारिता क्या होती है? 4 पाई आर क्यू होती है, 4/3 पाई आर क्यू होता है पात्र की धारिता। और यहाँ सब दिया ही हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4/3 गुना पाई का मान पता है 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है? तो आर का मान है, देखिए इस तरह से कोई गोला है और इसके गोला ऐसे होता है, तो यहाँ पर ये 7 है और ये 9 है, ये 9 है, ये 2 है, तो ये पूरा 9 है, तो 9 में से 2 घट जाएगा तो ये 7 बचेगा, तो यहाँ 7 गुना 7 गुना 7, एक 7 से एक 7 कट गया, उसके बाद कुछ कट रहा है, काट के इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1437.33 सेंटीमीटर। निम्न से किस द्विघात समीकरण के मूल 3 2 हो गए? देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है? 3 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, बचेगा 1, और यहाँ देखिए माइनस
माइनस बी का मान तो -1, यानी कि ये हमारा क्या है, सही जवाब है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई, तो अल्फा का मान 3 गुना -2 तो -6, तो यहाँ -6 है, बिल्कुल सही है। कहता है 200 का 18% x है, तो x का मान तो 200 गुना 18 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कितने कट जाएगा, कितना बचेगा, 18 दूना 36, कोई दिक्कत नहीं। ठीक साथियों, कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, -5/3 गुना 9/25 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ एलसीएम आएगा कितना 5, और 5 आएगा तो ये 5 दूना 10, और यहाँ 1 - 10 यानी कि क्या हो जाएगा -9/5। ओके, अब यहाँ 5 25 और 3 से 3 तिहाई 9, अब प्लस में ये है तो यहाँ बचा क्या, -3/5 आप प्लस माइनस माइनस 9/5, तो क्या हो जाएगा -12/5, तो -12/5। कहता है 8 पुरुष और 6 महिलाएं, कितनी, 8 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में करता है। कौन, 8 पुरुष, 8 कितना मेल प्लस 6 वुमेन मिल को किसी काम को 5 दिनों में करता है, और उसके बाद कहता है कितना, 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 मेल गुना 8 वुमेन मिलकर भी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 5 दिनों में पूरा करता है। तो 5 5 बराबर है, काट देंगे, 8 मेल, तो मेल को मेल के साथ कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 मेल बचेगा बराबर 2 फीमेल वुमेन बचेगा। तो मेन अनुपात वुमेन का अनुपात कितना, 1:1 है। अब कहता है 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितना, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 पुरुष और 14 महिलाएं, कितना हो जाएगा 7 पुरुष, कुछ नहीं करना है। अब यहां से क्या करेंगे, 8 गुना 1 प्लस 6 गुना 1, ओके, गुना 5 बटे कितना होगा, 7 गुना 1 प्लस 7 गुना 1 यानी कि 7 का 14, तो 70/14 काट देंगे, 14 × 70, कितना दिन में पूरा काम हो जाएगा, 5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। कहता है 6 पे पावर x + 4, अगर देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो x + 4 बराबर 7 होगा, तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। कैसे होगा, 3 4 इधर जाके घट जाएगा, 3 होगा, ठीक है। कहता है एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों का क्रम को उलटने पर योग 99 प्राप्त होता है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है। तो देखिए यहाँ तो अंतर 5 नहीं है, काट दीजिए, यहाँ भी, यहाँ अंतर 5 है चलेगा, यहाँ भी अंतर 5 है चलेगा, यहाँ, लेकिन अब संख्या को जोड़िए, 6 1 7 नहीं होगा, 9 नहीं आ रहा है। कहता है अंकों का योग 99, अब इसको देखिए, इसको जोड़िए 27 प्लस 72, तो 99 आ रहा है, यानी कि हमारा सही जवाब क्या है, यही है। ऑप्शन से इसको बनाना आसान होगा, और एक्स उक्स मान के बनाइएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना साथियों। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और दूसरी संख्या में फिर क्या किया जाता है साथियों, कहता है 5x और इतना है, तो इसमें क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, पहला में 40%, तो जैसे ही कभी ऐसा आए, इसको आप लोग 500 मान लीजिए और इसको 800 मान लीजिए। पहले में क्या हो रहा है, 40% वृद्धि, तो 500 का 40% निकाल दीजिए, ओके, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का 50 का 200, ये कितना हो जाएगा, 500 + 200 ये 700। अब इसका निकाल देते हैं, 15% की कमी होती है ना, 800 का 15% निकालना ईजी है। आप 15 बचे, 15 8 कितना होता है, 8 पंजे 40 0, अब बाकी 1 8 1 8 है, 1 9, 15 8 है ना भैया, 15 8 कितना होता है, 15 8 120, 120, ये 800 में 120 घटा दीजिए, 0 0 10 में से 2 गया, कितना बचा 8 है, यहाँ 7 में से 1 गया, कितना बचा 7 में से 1 6, 680, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। आप देखिए कितना है, तो 70/68, और 70/68 कैसे बारे में 35 अनुपात, ये कितना 3 और 4, तो 35:34, 35:34 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इस तरह से बनाना है, बाकी आप लोग गुना उना करके बनाना चाहते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक संख्या को 7 गुने में से 14 घटाने से प्राप्त संख्या उसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है, संख्या को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर संख्या x है, और कहता है x में 7 गुने, x में 7 गुना करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे, तो ये संख्या क्या होगा, उसी संख्या के 5 गुने, तो x गुना 5 में 6 जोड़ने के बराबर होता है। अब इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7x - 5x बराबर कितना कर देंगे साथियों, 6 + 14 कर देंगे, और 7 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कहता है यदि त्रिभुज ABC के कोनों का अनुपात, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 5 4 9 3 12 भाग कर दीजिए,
12 से कितने बार में कटेगा? 12 से 180 कितने बार में कट रहा है साथियों? 15 बार में। तो 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 15 बचे 75। तो ये 60 45 75 किसमें है? 60 45 75। तो ये हमारा आंसर होगा। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। जो बर्फ में, बर्फ के अंदर क्या होता है? शीतलता होता है। उसी तरह पृथ्वी के अंदर क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक ना। दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनिए। टोली, भीड़, समूह, वर्ग। ये सब क्या है? एक ही तरह के लोगों का है, लेकिन समूह क्या होता है? अलग है। तो ये सभी समूह के अंदर आता है। टोली, भीड़ और वर्ग सभी समूह के अंदर आता है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या होगा? समूह। बता दिए स्टूडेंट को क्या चीज? यदि स्टूडेंट को आर तो एस से क्या हो रहा है? एस से एक घट रहा है, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, यही कर रहे हैं। -1 +1 -1 +1। तो -1 कीजिए। डी से, डी में क्या कीजिए? -1 कीजिए। आर में जैसे, अच्छा इसमें +1 कर दीजिए एस में, आर में। तो यहाँ क्या कर रहा है? आर में +1 कीजिए तो एस होगा। ठीक है। यहाँ डी में -1 कर दीजिए तो क्या होगा? सी होगा। एस सी एक ही जगह है, इसलिए आराम से हम लोग को स्कॉलर आंसर मार दिए। कहता आदि बी की माता ए है। क्या कहता है साथियों? कि बी की माता ए है। बी की माँ क्या है? तो बी की माँ है ए। ओके। बी की माँ क्या है? ए है। ओके। और कहता है ए का बेटा सी है। ए का बेटा क्या है? बी की माता ए, तो ए का बेटा क्या है? सी है। ओके। बेटा है सी, ए की, बी की माता ए है और ए का बेटा सी है, और सी ई का भाई डी है। ई का भाई डी है और बी की बेटी ई है। बी की बेटी कौन है? ई है। ई बी की बेटी है। और कहता है ई बी की बेटी ई है और ई का भाई डी है। ई का भाई क्या है? डी है। तो बी की बेटी, तो डी की दादी कौन है? तो डी की दादी कौन होगा? ए होगा साथियों। कौन होगा? ए होगा। कोई दिक्कत नहीं। ओके। एक आदमी अपने कार्यालय की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। कितना गया? 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। ओके। और फिर बाईं ओर घूम गया, तो पूरब जाएगा, ऐसे जा रहा, और बाईं ओर मुड़ गया तो किधर मुड़ेगा साथियों? उत्तर की ओर मुड़ जाएगा। 3 किलोमीटर चलेगा और फिर बायां घूम जाता है। फिर बायां घूमेगा और कितना चलेगा? फिर बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है? तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी है मात्र 3 किलोमीटर की। कितनी बिंदु है? 3। कहता है नीचे दिए गए विकल्प में उस उत्तर का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में है। तो ये डमरू बनाना है आपको। क्या बनाना है? डमरू बनाना है साथियों। ओके। देखिए इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें आराम से दिख रहा है। ओके। यही हमारा सही जवाब है। ठीक। बता निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्त संख्या क्या है साथियों? तो देखिए 3 से +7 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, फिर प्लस क्या हो रहा है? 13 हो रहा है, फिर +16, फिर प्लस क्या हो रहा है साथियों? 19, फिर प्लस क्या होगा? 22 होगा। तो 22 जोड़ेंगे 68 में, 8 2 10, यानी कि 0 एक ही पर है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7 में और 14 में, तो 14 + 7 21, 21 में से एक घटा देंगे 20। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार को 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? देखिए 5 जनवरी को मनाया, तो पहले आपको क्या करना? 1965 है। ओके। इसमें पहले 4 जोड़ दीजिए, तो 65 69 हो जाएगा, 1969। और इसको 7 करना है, तो 3 और जोड़िए, तो 69 3 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो कब मनाएंगे? 1971 में। कब मनाएगा? 4 जोड़ने के बाद 1 सप्ताह चला जाता है, और उसके बाद एक एक दिन बढ़ाते जाइए। ओके। तो कब होगा साथियों? वर्ष की संख्या कुल कितनी आएगी? 6, और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 71। वो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अगले वर्ष एक दिन बढ़ेगा, फिर एक दिन बढ़ेगा, 7 दिन पुराना है, फिर एक दिन बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या आ जाएगा? 64, 66 आ गया, फिर 67 आ गया, फिर 68, और फिर क्या आएगा? तो 69 आएगा। और 69 जब आएगा तो क्या आएगा? लीप ईयर आएगा, 4 से भाग लगने वाला। ओके। और फिर तो ये 2 वर्ष हो जाएगा, 2 दिन इसमें ऑड हो जाएगा, फिर एक और फिर एक। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? कुल कितने वर्ष चाहिए? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष आगे बढ़ा देंगे। कहता है निम्नलिखित आरोप में न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो न्यायाधीश तो अलग आएगा, लेकिन चोर और अपराधी एक ही में आएगा, तो ये हमारा सही है। कहता है एक पासी की 2 स्थितियां दिया गया है ऊपर। तो देखिए 2 कॉमन फेस है, यानी कि एक का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। एक का अपोजिट कितना होगा? 5। कहता है कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगा? तो इस तरह से
एक ऐसे होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और एक ऐसे। यहाँ ऐसा कोई आकृति नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या को चुनिए। एफ से क्या कर रहे हैं हम साथियों, एफ से आपका एफ से कितना घटा रहे हैं तो -5, फिर एल से -5, तो एम से -5 कीजिएगा, एम से -5 कीजिएगा क्या आएगा एच, उसके बाद आई से -5 कीजिएगा क्या आएगा डी, एच डी किसमें है तो ये दोनों तो कट गया, अब ये दोनों में से कोई होगा, और एल में से भी -5 कीजिएगा क्या आएगा, एल में से -5 कीजिएगा जी आएगा, तो ये हमारा सही जवाब। दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर, अच्छा आगे कहिएगा तो ये आएगा एफ तक, जी तक भी सेम ही था, तो यहाँ एफ लास्ट तक हमको -5 करना है, तो के में से -5 करेंगे तो एफ आएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या को चुनिए। 24 से 60, 24 से 60 कैसे हो रहा है साथियों, 3 का स्क्वायर -3, 24 से 60 कैसे हो रहा है 3 का स्क्वायर -3, उसी तरह 4 का स्क्वायर -4, उसी तरह 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है साथियों 6 का स्क्वायर -6, उसी तरह क्या होगा साथियों अब 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब -7 कितना होगा तो 336, कितना होगा 7 का क्यूब क्यूब हो रहा है, क्यूब हो रहा है, जैसे 3 का क्यूब 27 -3 तो कितना आ गया 24, इस तरह से। ओके, कब से खड़े हैं ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अन्य तीन से भिन्न कौन है तो अपराध का आरोप, ये अपोजिट शब्द नहीं है, बाकी सब क्या अपोजिट शब्द है। नीचे दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए। 3 से कितना आ रहा है, 3 से आ रहा है 15, ओके 3 से 15 आ रहा है, यानी कि प्लस कितना बढ़ रहा है 12, फिर प्लस कितना बढ़ रहा है साथियों 20, फिर प्लस कितना बढ़ रहा है 28, फिर प्लस कितना बढ़ रहा है साथियों 44 बढ़ रहा है। तो यहाँ कितने का अंतर है 8 का अंतर है, तो यहाँ कितना 20, तो यहाँ कितना होगा 35 हो जाएगा, कितना होगा 35 होगा। कहता नीचे दिए गए विकल्प में देखिए सब अगर 3 का मल्टीपल है तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। नहीं तो आपको अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, जैसे देखिए 9 में से 9 + 3 जोड़े 12, 12 + 6 जोड़े 18, 18 + 9 जोड़ेंगे क्या होगा 27 होगा, क्या होगा 27। यदि ब्रदर को इतना लिखा जाता है, सिस्टर को इतना, देखिए तो आर के लिए क्या यूज किया है तो 4, आर के लिए 4 यूज करेंगे, ओ के लिए कितना यूज किया है तो ओ के लिए 5 यूज किया है, बी के लिए कितना यूज किया है तो बी के लिए कितना यूज किया है साथियों 2 2, तो 4 5 2 2, 4 4 5 2 2 एक ही जगह है, तो आंसर हो गया। दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए। इसको संतुलित करने का सिंपल तरीका तो आपको पता ही है, हम लोग कोई भी एक लेते हैं तो हम लोग सी नंबर ले लेते हैं, भागा बराबर गुना, तो देखिए यहाँ भी 12 बराबर 12, यानी कि हमारा सी नंबर लेना सही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह पता लगाए कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। कथन कहता है वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया है। अच्छा ठीक है, ये कथन है भैया, ओके। वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री, देखिए सर्वोत्तम तरीका लिख दिया तो ही गड़बड़ हो गया। कोई भी काम का करने का कोई भी तरीका सर्वोत्तम नहीं होता है, ओके। वित्तीय घाटे को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री दर को बढ़ाना है, तो ये केवल क्या है 20 है ये। इस तरह से आपको टोटल कितना प्रश्न साथियों 120 प्रश्न प्लेटफॉर्म का जो है डिटेल डिस्कशन के साथ करा दिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बस टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ओके। और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को पूरा डिटेल के साथ देख लीजिए। और ये था आपका सेट नंबर कितना साथियों, यही था सेट नंबर आपका पेड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री, गजब डिस्कशन के साथ शिक्षक तो बने के बाद। अब हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय शिव जय शिव जय शिव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, और आने वाली बकरीद की भी आप सबों को ढेर सारे शुभकामनाएं। राधे राधे, वंदे मातरम। और हाँ साथियों, आप जो है देख रहे थे साथियों सर्वेश क्लासेस केजी जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ओके। वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।